हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे, एसएससी जी 2023 का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एसएससी जी 2023 के नोटिफिकेशन में। ठीक है, क्या चेंजेस हैं वो सब आपने अभी तक देख लिए होंगे, फिर भी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस हमारे हुए हैं और आगे क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, और ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किन के लिए अच्छा हुआ या फिर किन के लिए बुरा हुआ। ठीक है, तो ये एसएससी जेईई 2023 का बच्चे नोटिफिकेशन है। और अगर मैं इस नोटिफिकेशन की आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म भरने तो आपके स्टार्ट हो गए 26 जुलाई से, और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 16 अगस्त तक। ठीक है, 16 अगस्त तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें देख लेना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लास्ट डेट टाइम क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि पेपर 1 जो आपका होने वाला है वो बेसिकली होगा अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में। पहले भी जब एक कैलेंडर आया था तो उसमें शायद 9, 10 या 11 अक्टूबर की उसने बात की थी। हम मान के चलेंगे कि हमारा एग्जाम 9, 10, 11 अक्टूबर को होके रहेगा, यानी कि अक्टूबर मंथ में टेंटेटिव है, वो अक्टूबर मंथ में हो सकता है। ठीक है, चेंजेस क्या मिले देखने को, मेजर चेंजेस। ठीक है, पहले मेंस का एग्जामिनेशन होता था जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता था आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो बिल्कुल ये नहीं कहते बिल्कुल आपने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड तैयारी की होती थी और आपको मेंस के लिए लिखना होता था, तो वहां पे कुछ बच्चों के लिए वो चीजें अच्छी होती थी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कन्वेंशनल में बड़े अच्छे होते थे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं वो ऑब्जेक्टिव चीजों में। तो उन बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उन बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट चला गया है। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, फॉर्म तो आप फिलअप कर ही लोगे। इस बार एसएससी ने क्या किया है बच्चे, देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएससी की, तो एसएससी ने बहुत कुछ चीजें चेंजेस की है। लाइक जैसे इस बार उसने डेट वगैरह, सीट कितनी है, ये सब कुछ चीजें मेंशन कर दी है। ठीक है, ये आपने सब देख लिया होगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज को मेंशन किया है, और वैकेंसीज इस बार भी अच्छी खासी है। बोर्ड बीआरओ में आप बात करेंगे 431 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, आप सीपीडब्ल्यूडी में बात करेंगे तो 421 वैकेंसीज टोटल है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन में 188 वैकेंसीज हैं। बाकी और भी डिपार्टमेंट है जिनमें उसने लाइन से वैकेंसीज दी है। एमईएस की बात कर लो तो 29 वैकेंसी है, एमईएस में ज्यादा वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिला के ये मैं बताऊं तो 1324 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज जो है 1324 है। और आई थिंक मैं ये समझता हूं कि ये जो वैकेंसीज हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। किसी बच्चे को भी सिलेक्शन लेने के लिए इतनी वैकेंसीज सफिशिएंट होती है, यानी कि ये वैकेंसीज बच्चे आपके लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर वैकेंसी नहीं है, 2022 में वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसीज इज मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, ये सब चीजें आपने देख ली होंगी, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। ठीक है, और सारी चीज़ों की मैं बात कर ली, वैकेंसीज हमने देख ली, एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता थी। ठीक है, एज लिमिट उसने सीधे सीधे बोला है एज लिमिट के बारे में कि भैया अगर उन डिपार्टमेंट के लिए जिनके लिए 30 ईयर्स एज है वो इतने से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, और जो 32 ईयर्स लिमिट है वो इतने से पहले बॉर्न नहीं होनी चाहिए और इसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें हम अलग से करेंगे। अब करते हैं मुद्दे की बात। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात है हमारा एग्जाम पैटर्न। ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट। ये सारा मैंने बता दिया, अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि सर्टिफिकेशन क्या फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी और मुद्दे की बात। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फी, ये हमारा हो गया है। दिस वन विंडो, ये भी हो गया है। दिस वन, ये भी हो गया। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये आपको पता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये कोई बड़ा टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, इधर देखिए, ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। पहले पेपर 1 यानी कि एग्जाम आपका 2 पार्ट में होगा।
पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 सेम है जैसा पहले होता आया है पार्ट 1, इस बार भी पार्ट 1 उसी वे में होने वाला है। कोई भी मेजर डिफरेंसेस पार्ट 1 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को किस में मिलते हैं, डेट इज इन पेपर 2। पेपर 2 बच्चे इस बार जो होने वाला है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर 2 कैसा होगा बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका पेपर 2। इस बार सीबीटी होने वाला है। पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था मेंस का, लेकिन इस बार मेंस का एग्जाम आपका रिटन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और मार्क्स कितने, 100 क्वेश्चन है भाई, और मार्क्स कितने मिल रहे हैं मेरे को, 300 मार्क्स मेरे को मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स मेरे को मिल रहे हैं। और कितनी देर में करना है, 2 घंटे के अंदर करना है, यानी कि 120 मिनट है। मोटे मोटी मेरे पास कितनी है बच्चे, 120 मिनट है, और मुझे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मिनट से भी कम समय है। क्योंकि मेंस के एग्जाम है तो थोड़ा सा लेवल अलग मिलेगा, थोड़ा सा लेवल बच्चे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अलग मिलेगा। अब चलिए मुद्दे की बात देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो उसने क्लियर लिखा था, कैंडिडेट विच विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, in the paper 1 and paper 2 which has to be selected by them on the basis of their educational qualification। ये सब आपको पता है। एक और मेजर चेंजेस इस बार देखने को क्या मिलता है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3। देयर विल बी, देखो इसको बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चे। यहाँ से उसने सीधे सीधे बोला है कि देयर विल बी negative marking, there will be negative marking equal to 1/3 of the mark allotted to the candidate for each wrong answer in paper 1 and paper 2। पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 हुआ करती थी। पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी बच्चे वो 0.25 थी, तो कुछ बच्चे तुक्का मार के भी आ जाते थे, खासकर जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन में, तो वो प्रॉफिट में ही रहते थे हमेशा। ठीक है, इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चे वो 1/3 है। कितनी है, 1/3, यानी कि आपके बच्चे 0.33 मार्क्स हो जाएंगे एक रॉन्ग आंसर पे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे क्या होगा इस सिचुएशन में, जो बच्चे तुक्के लगा के आ जाता थे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में स्पेशली, या कुछ टेक्निकल वाले क्वेश्चन में भी तुक्के मार देते थे, तो अब यहाँ पे एक बड़ा नुकसान होने वाला है इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 चली गई है, तो जब बच्चे जब नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 होगी तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होंगे। तो ध्यान रखना है इस बार थोड़ा एक्यूरेसी का। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिलती है, हमें एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है बच्चे, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और बड़ी बात इसने लिखी है, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल, स्टीम टेबल फॉर पेपर सेकंड ओनली। दे आर नॉट यूजिंग सच एड फॉर पेपर 1। यानी कि कैलसी अलाउ कर रहा है, कैलकुलेटर को अलाउ कर रहा है पेपर 2 के अंदर। जब कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है पेपर 2 के अंदर, इसका मतलब आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। क्या होगी बच्चे, लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मेंस का जो पैटर्न होगा, मेरा जो मेंस का पैटर्न होगा, मेंस का पैटर्न लुक लाइक गेट एंड ईएससी। ठीक है, तो मेंस का पैटर्न मेरा होगा जैसे गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या इंजीनियरिंग सर्विस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसकी तरह का लेवल रहने वाला है आपका पेपर 2 का। यानी कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है आप इस बार, उनका लेवल गेट और ईएससी के क्वेश्चंस के बराबर होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस बार हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहले एसएससी के बच्चे क्या करते थे, डाटाबेस वैल्यूज ज्यादा याद रखते थे, कॉन्सेप्ट थोड़े से कम भी रहते थे तो काम चल जाता था। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर था, जो कन्वेंशनल पेपर था, उसमें एक सेट पैटर्न से क्वेश्चन आते थे, तो उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। बट अब पेपर होगा गेट और ईएससी लेवल का। गेट और ईएससी लेवल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। यानी कि जैसे बीओडी की लेंथी कैलकुलेशंस हो गई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, ठीक है, स्टील की कुछ लेंथी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा। पेपर का लेवल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे किस तरह के होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब
और मुद्दे की बात कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैंने बता दिया कि हमारे भाई किस लेवल के होंगे, थोड़े से गेट और एसी लेवल के होंगे। ठीक है, ये तो सब आपने पढ़ ही लिया होगा, टेंटेटिव आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में वो नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का, वो भी दिया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द नोटिस आर टेंटेटिव है, वो चेंज हो सकती है। मान के चलने की पेपर वन क्या होगा, पेपर वन हमारा अक्टूबर में होगा। ठीक है, चलिए ये सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं दिया गया। सिलेबस जो पहले हुआ करता था हमारा सेम है, यानी कि सिविल में जो सब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गई, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल और स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमारा सोम हो गया, स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन हो गया, आरसीसी और हमारा स्टील स्ट्रक्चर हो गया। ये सिलेबस सेम है, पेपर वन दे लो आप या पेपर टू दे लो, उसके सिलेबस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिलेबस हमारा सेम है, जैसे हमारा पहले सिलेबस हुआ करता था, सिलेबस हमारा इस बार भी सेम है। ठीक है, अब बच्चे थोड़े से दुखी हैं कि क्या करें, क्या ना करें, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना शुरू कीजिए। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है, यानी कि आप पेपर वन में जो तैयारी करेंगे वही आपकी तैयारी काम आने वाली है पेपर टू के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो करना क्या है, करना ये है कि मेरे पास मोटे मोटे 3 महीने हैं, मैक्सिमम मान लो 3 महीने है, 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास है। तो पेपर वन के लिए तो कुछ स्पेशल आपको करना नहीं है, पेपर वन जैसे होता आया था इस बार भी पेपर वन उसी फॉर्मेट में होगा, उसी तरीके से होगा आपका पेपर वन। चेंजेस किस में आएंगे, पेपर टू में। चेंजेस पेपर टू के लिए क्या देखना है, आपको लगाने पड़ेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन किसके, गेट और ईएससी लेवल के। और गेट के या ईएससी लेवल के क्वेश्चंस जब भी बनेंगे आपसे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर होंगे। पहली बार पेपर होगा मेंस का, तो अभी किसी को इतना कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के पैटर्न वो यूज करेगा। असर्शन रीजन टाइप पूछेगा या फिर हो सकता है डाटाबेस क्वेश्चंस पूछ ले, जो गेट में आते हैं ना, जिनमें ऑब्जेक्ट आपके ऑप्शन नहीं दिए होते, बस वैल्यू फिलअप करने, क्या पता उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। असर्शन रीजन पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, किसी भी तरह के फॉर्मेट के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जब एक बार पेपर हो जाएगा आपका तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर वन में मार्जिन लेके चले। मार्जिन का मतलब यह है कि पेपर वन की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जिससे कि आप पेपर वन में मार्क्स को स्कोर कर पाए, मार्क्स लेके आ जाए। क्योंकि पेपर टू का आप आइडिया नहीं लगा सकते अभी से, हो सकता है पेपर टू बहुत इजी आ जाए, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लें, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेपर टू उतना अच्छा आपका ना हो। तो उस कंडीशन का अवॉइड करने के लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि आप पेपर वन की तैयारी को बहुत अच्छा कर लें अभी से। अगर पेपर वन में एज होगा, अगर पेपर टू उतना अच्छा भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप सिलेक्शन को ले सकते हो। बात क्लियर है बच्चे, बात क्लियर है। अब प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्री के लिए तो कुछ नहीं करना भाई, मैं पहले भी बात करते आया हूं कि प्री के लिए कुछ नहीं करना। प्री के लिए आप जैसे एज इट इज तैयारी करते थे वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 महीने का टाइम है, अगर कहीं सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कुछ कोर्सेज वगैरह आप किसी का लेके कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो थोरोली कोर्स से पढ़ सकता है। उसके अलावा एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका टेस्ट सीरीज। मेन डिसाइडिंग फैक्टर बच्चे क्या होगा, ना इज द टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपकी मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज बच्चे आपकी मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगी मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, मेंस के अंदर टेस्ट सीरीज आपकी प्री और मेंस। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सोचते हैं कि यार सर मैं नहीं कर पाऊंगा उतना, मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तैयारी बड़ी अच्छी है। तो मेरे को उनका यही सजेशन है कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देंगे थोड़ा सा डर खुलेगा अंदर से, आप चीजें बेटर करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ठीक है। और तीसरी बात क्या याद रखनी है, तीसरी बात बच्चे ये याद रखनी है कि अपनी तैयारी आज के बाद कैसी रखनी है, आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रखनी है। अब आगे से जो आप प्रिपरेशन करोगे, प्रिपरेशन आपकी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही तैयारी आपको करनी है, क्योंकि अब कन्वेंशनल क्वेश्चन का तो गेम ही खत्म हो गया, कन्वेंशनल क्वेश्चन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही रखनी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मेंस के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जो प्री का चीजें थी वही आपकी मेंस में काम आ जाएगी। ठीक है बच्चे,
तो बाकी टाइम टू टाइम क्या करेंगे हम क्या नहीं, उसके लिए मैं वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, ठीक है। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसके अलावा पीछे मैंने किसी को अगर कोर्सेज वगैरह लेने हो या टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ आपको सारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएंगी और आपको कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक और बात वो बच्चे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी नए प्रिपरेशन में आए हैं, तो मेरा सजेशन उनको यही है कि अपनी प्रिपरेशन को एक एग्जाम ओरिएंटेड मत रखो। आपको जो भी जितने भी चांसेस मिल रहे हैं, आपको डीडीए का चांस मिल रहा है, आप डीडीए के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। आपको किसी और एग्जाम के लिए मौका मिलता है तो आप उस एग्जाम के लिए तैयारी करो, यानी कि जिस भी एग्जाम के लिए आपको मौका मिले आप उसके लिए तैयारी करते रहो, देते रहो, जिसमें भी एग्जाम में हो जाए आप वहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जेई देंगे तो आप तभी वहाँ पे उसमें सेटल होंगे, आप किसी भी एग्जाम को देखें जिसमें भी आपकी पहले जॉब लग जाए आप सेटल हो सकते हो, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं बात कर लूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा आगे बचा नहीं है आपका, ये हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद नाउ दिस इज द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये तो वही सब चीज़ें लिखी हैं। द कमीशन विल अंडरटेक, एक और बात वो तो सबको पता ही होगी कि अब जो डीवी होता है वो डिपार्टमेंट खुद करता है, एसएससी नहीं करता है। वैसे इस चीज़ का एक फ़ायदा ये हुआ है कि आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। प्रोसेस क्या हो गया इसका, फास्ट हो गया आपका, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं लगेगा रिक्रूटमेंट में जितना पहले लग जाता है। तो पहले जो कॉपियाँ थी, कॉपियाँ चेक हो रही हैं, ठीक है, किसी को अच्छे मार्क्स मिल गए, किसी को उसी बच्चे को कम मार्क्स मिल गए, किसी को बेचारे को 0 मार्क्स मिल गए, तो वो थोड़ी एक पार्शलिटी रहती थी कन्वेंशनल पेपर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अब नहीं रहेगा, ठीक है। इससे हुआ क्या है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जितने भी थे सबको नुकसान हो गया है, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे उतने मतलब कॉन्सेप्चुअली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब फायदा किनको मिला, फायदा उन बच्चों को मिल गया जो गेट ईएससी की तैयारी करते हैं, वो सबसे ज्यादा फायदे में रह गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई सेपरेट तैयारी करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी उसी तैयारी के बेसिस पे एग्जाम दे सकते हैं, स्पेशली इन द मेंस में वो काफी अच्छा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले एज लेके चलो प्री एग्जामिनेशन के लिए, प्री की तैयारी करो अच्छे से, देन गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू तब तक के लिए।